भांग जी मुरन को हक करके टाइटली रो रहा था। वो यह था, मुरन प्लीज़ मुझे मार डालो, मैं नहीं जीना चाहता। नल्फा ने मुझे, मैंने कहा ना मेरी बात सुनो, कुछ नहीं हुआ था तुम्हें। पर नहीं, तुम नल्फा ने तुम्हें टच नहीं किया था। मत बोलो झूठ। मुरन में होश में था तो उन्होंने मेरे कपड़े फाड़े थे, मुझे यहाँ तक याद था। उसके बाद क्या हुआ था मुझे नहीं पता। और तुम्हें लगता है कि जिन्होंने मेरे कपड़े फाड़ दिए थे उसके बाद वो मुझे टच नहीं करेंगे? हाँ, नहीं किया था उन्होंने टच, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारा अल्फा आ गया था। मेरा अल्फा नहीं, मेरा कोई अल्फा नहीं है। वो तो ऑलरेडी किसी और से प्यार करते हैं, किसी और को टच करते हैं, किसी और के साथ रहते हैं, किसी और को नहीं। वो मेरे अल्फा कैसे हो सकते हैं? वो तो चिंग से प्यार करते हैं। मेरा कोई अल्फा नहीं है, मेरा कोई परिवार नहीं है, मेरा कोई नहीं है। मुरन प्लीज़ मुझे मार डालो। अगर मेरी बेचैन होती तो मैं खुद को ख़त्म कर देता। मुरन तुम्हारे पास तो स्वॉर्ड है ना तुम्हारी, मुझे प्लीज़ मार डालो प्लीज़। मुरन क्या कह रहे हो भांग जी? जीवनी गुस्से में इसकी तरफ बोलते कहते हैं, क्या कह रहे हो तुम? हाँ भांग जी कहते हैं, गग्गा क्या मैंने गलत कहा? मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। मेरे पास अपना कहने के लिए कोई नहीं है, मैं किसी को अपना नहीं कह सकता। मेरे गग्गा, मेरे अंकल, मेरे ग्रैंडमा, यहाँ तक कि मेरा अल्फा, वो सब मुझसे नफरत करते हैं। वो सब चाहते हैं कि भांग जी मर जाए। नहीं, वहाँ से बगल से एक वॉइस आती है और तब फाइनली भांग जी उन 4 पर्सन की तरफ देखते हैं जिनकी आंखों में सिर्फ आंसू थे। भांग जी जैसे विंग को देखता है वो तुरंत ही मुरन को डायरेक्टली पकड़ लेता है, हक कर लेता है। भांग जी कहते, मुरन ये यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों है यहाँ? मैं नहीं चाहता ये मुझे और हर्ट करे। मुरन प्लीज़। भांग जी पागल बंद करो, शांत हो जाओ, देखो इधर मेरी तरफ सुनो। मुरन देखो मुरन, कोई भी अल्फा ये नहीं चाहेगा ना कि उसकी ओमेगा कोई और टच करे, और ना ही ओमेगा चाहेगी ना कि उसका अल्फा किसी और को टच करे। पर इन्होंने किसी और को टच किया था, तुम्हें पता है वो दोनों नेकेड थे, हाफ नेकेड थे, और वो दोनों किस कर रहे थे। हाँ, और उन्होंने शायद मुझसे कुछ किया है, तो मेरे अल्फा नहीं है। उन्होंने केवल मुझे पेन दिया है, और ये सब ने मुझे पेन दिया है। कोई मुझसे प्यार नहीं करता मुरन, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। तुम और जो मैंने कभी मुझे छोड़कर चले गए थे, और नहीं हो सांग भी पता नहीं कहाँ था। बस भांग जी को तीनों ही भांग जी को पहले टाइटली हक कर लेते हैं, उसे धीरे धीरे काम डाउन करते हैं। कहते चुप हो, शांत हो के पहले हमारी बात सुनो। भांग जी पूरे 1 घंटा लेता है कम डाउन होने में। वो बहुत ही ज़्यादा पैनिक कर रहा था, बस एक ही बात कह रहा था कि प्लीज़ मुझे मार डालो। और ये बात सुन कर बेचैन का दिल टूट रहा था। वो कभी नहीं चाहता था कि उसके सामने उसका ओमेगा ऐसी बात करे, पर वो कुछ नहीं कह सकता था, कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि गलती उसकी थी। और जब फाइनली भांग जी कम डाउन होता है तब होसांग उसे सब कुछ बात बताता है, सब डिटेल में उसे समझाता है। और तब भांग जी कहता है, ड्रग इंसान की एक हद तक उसके इमोशन को कंट्रोल कर सकती है, पर पूरी तरीके से नहीं। माना कि उन सबको ड्रग भी ला के होता, पर इतना भी नहीं कि वो मुझे पहचानने से मना कर दे, मेरे प्यार को मना कर दे। उन सब ने वो किया, हाँ, क्योंकि उन सबको हैवी डोज दिया गया था बहुत ज़्यादा। उनकी खुद की बॉडी बहुत हर्ट और इंजर्ड हो चुकी है। हाँ, हो सकता है। वो सबकी तरफ देखते हुए कहता है, आप सबको मेरी वजह से खुद को गिल्टी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर
नफ़रत करते थे ना मुझसे, आपने तो खुद मुझे किसी का सर्वेंट बना दिया। अंकल, आपने मुझे पनिश किया और ग्रैंडमा तो कभी कुछ कहती ही नहीं थी। आप लोग चिंता मत कीजिए, फंग जी आपको माफ़ करता है। फंग जी को कोई दिक्कत नहीं है आप सबसे। आपने जो किया आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, वो तो ठग नहीं किया ना, इसलिए आप बिल्कुल मत वरीड हुई है। हाँ फंग जी ठीक है। फंग जी फशान की तरफ देखते हुए कहता है, आप तो उनसे प्यार करते हैं ना, उस ओमेगा से, आप उससे शादी कर सकते हैं। मैं आपको नहीं रोकूंगा। आप उस ओमेगा से शादी करनी है ना, आप कर लीजिए। आप मुझे रिजेक्ट कर सकते हैं, मैं भी आपको रिजेक्ट कर दूंगा। हाँ हाँ फंग जी मोरेन को टाइटली पकड़ लेता है और वो ये सब बात उससे कह रहा था, उसे टाइटली होल्ड करके ही। बट कुछ ही देर में, कुछ ही सेकंड बाद ही फंग जी बेहोश होकर मोरेन पर ही गिर जाता है। मोरेन उसे चीखते हुए कहते हैं, फंग जी। और फिर वो तुरंत ही उसे लेटा देता है उसी के बेड पे आराम से, और हीलर को तुरंत बुलाया जाता है। हीलर कहती हैं कि वो खुद पे बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं और ये ठीक नहीं है, ये उनकी हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। वो पहले से ही बहुत वीक है और वो पॉइज़न उनके अभी भी बॉडी में है। हम पूरा तरीके से उसे नहीं निकाल पाए हैं और अभी ये पॉसिबल भी नहीं है। प्लीज़ उनके पर बिल्कुल भी बर्डन नहीं दीजिए। अगर उन्हें किसी से दिक्कत है तो उसे दूर रखिए उनसे। वो अभी सिर्फ हैप्पी रहना डिज़र्व कर रहे हैं, वो फ़िलहाल के लिए सिर्फ हैप्पी ही ठीक है, वरना अगर वो खुद पे स्ट्रेस लेते हैं तो उनकी हालत, उनकी कंडीशन बिगड़ जाएगी। आप प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। विशान, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, वो एकदम बेबस हो गया था। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था, कुछ नहीं कर पा रहा था। वो वहाँ से चुपचाप भाग जाता है, चला जाता है और वो अपने कक्ष में आकर बैठ जाता है। वो उस कक्ष में आकर वो सब कुछ देख रहा था, फंग जी का दर्द, फंग जी की पेन, फंग जी की वॉइस, वो सब उसे बार बार फील हो रही थी, दिख रही थी। वो फ्रस्ट्रेट हो रहा था, वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि इसमें तो किसी की गलती नहीं कह सकते ना, फंग जी की भी नहीं और विशान की भी नहीं। बट दोनों ही वैसे ही हर्ट हो गए हैं, कुछ नहीं किया जा सकता। और ऐसे ही अब कुछ दिन बीत गए थे। इन 3 दिनों में कोई भी उन चारों में से फंग जी के सामने नहीं आया था। फंग जी की केयर नी हो सांग और चू वेनिंग मिलकर ही कर रहे थे, और मोरेन उसे सिर्फ विज़िट करता, उससे बातें करता, उसके पास रहता, क्योंकि फंग जी अभी बहुत वीक था। वो खुद से प्रॉपर्ली चल तक नहीं पा रहा था। इनफैक्ट अगर उसे वॉशरूम भी जाना था तो उसे किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है, इसीलिए उसके पास 24 घंटा कुछ मेल ओमेगा सर्वेंट्स उसके पास थे। बट चू वेनिंग और हमारा नी हो सांग हमेशा उसके साथ थे, उसके पास थे। मोरेन उसका साथ दे रहा था। फंग जी अभी धीरे धीरे रिकवर हो रहा था, बट वो बहुत ही खामोश हो गया था। वो वांग जी तो बहुत ही चेयरफुल था, बहुत बोलता था, बहुत बातें करता था। हमेशा उसके दिमाग में कोई ना कोई शरारती खुरापात हमेशा रहता था। वो वांग जी मानो कहीं खो गया है, चुप हो गया है। ये वांग जी सभी बातों का रिस्पॉन्स करता है, एकदम कोल्ड हो गया है, उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन कुछ नहीं शो होता है। विंग उसे विज़िट करता है, बट जब वांग जी या तो सोता रहता है या तो बाहर, या तो कुछ समय के लिए जब मोरेन उसे लेकर बाहर जाता है तब विंग उसे दूर से देखता है। विंग और बाकी सब अभी उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। विंग दूर से उसे देखा करता था, वो उसके पास जा ही नहीं पा रहा था, और शायद अभी उसे जाना ठीक भी नहीं लग रहा था उसके पास। अब ऐसे ही एक दिन बाद फाइनली उसके सामने विंग बहुत हिम्मत करके आता है। फंग जी बैठकर बुक पढ़ रहा था, उसके पास में ही नी हो सांग था जो उसके लिए कुछ फ्रूट्स कट कर रहा था ताकि वांग जी खा सके। फंग जी नज़र उठाकर उसकी तरफ देखता है, पर अब वो बहुत शांत था। वो कोई भी पैनिक नहीं कर रहा था, वो बहुत शांति से उसे देखता है और अपनी बुक को साइड कर देता है और अपनी साइड टेबल लैम्प पर उसे रख देता है। तब वो नी हो सांग को कहता है, नी हो सांग, क्या तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओगे? पर वांग जी, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ, मुझे बात करनी है। ठीक है, ध्यान रखना, कुछ भी दिक्कत हो तुरंत बताना, मैं बाहर ही हूँ। ठीक है। वांग जी विशान की तरफ देखते हुए कहता है, इधर आके बैठिए। वो
उसी के पास वाली चेयर पे जहाँ निहोसांग बैठा था वहाँ विंग को बुलाता है। विंग आकर वहाँ बैठता है और तब फांगजी कहता है, बताइए क्या बोलना है आपको, तब क्या सुनना चाहते हो मुझसे। वो दोनों ही कुछ देर के लिए बस एक दूसरे के आइज़ को देख रहे थे, मानो कुछ ढूंढ रहे थे। तब वांगजी कहता है, चलिए शादी कर लेते हैं। विंग हैरान होकर मुंह खोलकर उसकी तरफ देखते हुए कहते, क्या? विंग वांगजी कहता है, हाँ, मुझे समझ आ रहा है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी और मैं फिर से वही चीज़ नहीं करना चाहता हूँ, पर मुझे टाइम चाहिए। मतलब आप मुझे शादी कर लीजिए, बट वो सबके लिए मैं भी रेडी नहीं हूँ। मैं आपको खुद को नहीं दे सकता, अभी आपको वेट करना होगा। मुझे नहीं पता कब तक, पर अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, वरना आप मुझे बता दीजिए। मैं आपको अभी रिजेक्ट कर आपको फ्री कर देता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। तुम अगर मुझे पूरी लाइफ खुद को टच न करने की परमिशन दोगे तो मैं तुम्हें कभी नहीं टच करूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। पर प्लीज़ मुझे खुद से दूर मत करो, ठीक है? अब गगन को से बात कर लीजिए, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। फंगजी ऐसे कहकर चुपचाप लेट जाता है और अपने आप को फुली कंबल से कवर कर लेता है। रुशियान हैरान होकर उसे बस देख रहा था, क्योंकि उन दोनों के बीच में अभी बातें करने के लिए बहुत कुछ था, बट फांगजी ने तो सब बात ही ख़त्म कर दिया। और तब रुशियान उसकी तरफ देखते हुए कहता है मन में ही, तुम खुद को क्यों हर्ट कर रहे हो फांगजी? लंजा, प्लीज़ खुद को मत हर्ट करो इतना। मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत कुछ चल रहा है, बस तुम खुद को सिर्फ हर्ट कर रहे हो। और तब रुशियान बाहर आता है, तब निहोसांग मुँह खोल कर वहाँ खड़ा हुआ था। और तब वो कहता है कि क्या इसने कहा कि शादी करने को तैयार है? क्या इसने कुछ पिया है? क्या आपने कुछ पिलाया उसे? नहीं निहोसांग, मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्यों किया, क्यों कहा। हाँ, मैं बात करता हूँ उससे। क्या वो पागल हो गया है? उसकी हालत अभी ठीक नहीं है। वो ऐसे मेंटल स्टेट में कैसे शादी कर सकता है? आपके साथ साथ अपनी साथ साथ आपकी लाइफ बर्बाद कर देगा। निहोसांग, पर मैं किसी और से कभी शादी नहीं कर सकता। मैं प्यार करता हूँ उसे, पर आप समझ नहीं रहे हैं। वो अभी ठीक नहीं है। वो क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो पता है बहुत कम बोल रहा है और ये ठीक नहीं है। मैं जिस फांगजी को जानता हूँ वो बहुत जेयरफुल है, बहुत शैतान है, बहुत नटखट है, पर ये वो फांगजी नहीं है। और तब पीछे से वो सभी वहाँ आते हैं। मोरेन, चुवेनिंग, निहोसांग के ककाओनी मिंजे, लैनहुआ, लेंचरेन, बॉसेंसरन, वो सभी वहाँ थे। और तब वो सभी भी फांगजी और निहोसांग की बात सुन लेते हैं। और तब वो कहते हैं, क्या फांगजी शादी के लिए तैयार है? पर ये कैसे पॉसिबल है? चुवेनिंग खुद कहता है, हाँ, वो आप सबके बारे में बात करना नहीं चाहता, वो कुछ कहना नहीं चाहता, और वो अचानक शादी करने को तैयार है। ये ठीक नहीं है। वो खुद पे बहुत प्रेशर ले रहा है, पर हम ऐसे बात नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूँ। चुवेनिंग कहता है, मैं उससे बात करूँगा। मैं उसका टीचर भी हूँ और एक ओमेगा भी, और उसकी फीलिंग को शायद मैं समझ लूँ, शायद वो मेरे सामने खुलकर बता सके, शायद से। और तब वो सभी नोट करते हैं। और तब चुवेनिंग कहता है, बट अभी नहीं, मैं उससे बाद में बात करूँगा आराम से, पर अभी आप सब उसे छोड़ दीजिए जैसे वो है। वो सब नोट करते हैं और जब चुवेनिंग अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए वहाँ से चला जाता है। 2 दिन बीत जाते हैं और फांगजी की हालत में कोई सुधार नहीं था। फांगजी बहुत ही चुप सा हो गया था। जो से बोला जाए, जो से कहा जाए, वो चुपचाप वो कर देता था और फिर से आराम से बेड पे बैठ जाता था और अपना लेट जाता था या कुछ बुक पढ़ता था। फांगजी मोरेन, निहोसांग, चुवेनिंग किसी से भी बातें नहीं करता था। वो एकदम ही मन शांत हो गया था। अगर वो बातें करते हैं, उसे कुछ पूछते हैं तो उनका रिप्लाई करता है, बट खुद से वो इनिशिएट नहीं करता। जैसे पहले वो उन्हें तंग करता, उन्हें परेशान करता, हमेशा कुछ ना कुछ अनोखे अनोखे कांड करने के लिए उसके पास हमेशा आइडिया रहते। अब वो वांगजी मानो कहीं खो गया था और अब चुवेनिंग से उसकी हालत बर्दाश्त नहीं होती।
और वो फाइनली एक शाम को उसके पास आता है। फंगजी बैठकर एक किताब पढ़ रहा था और जब चुवेनिंग उसके पास आता है, फंगजी उसे ग्रीट करता है और तब चुवेनिंग भी उसे ग्रीट बैक करता है। और तब वो कहता है, फंगजी क्या हम बातें कर सकते हैं? फंगजी नोट करता है और अपनी किताब को साइड कर देता है और वो अपने पास थोड़ी सी जगह बनाता है और उसे वहाँ बैठा लेता है अपने बेड के पास। और तब चुवेनिंग कहता है, फंगजी क्या तुम उसे बताना चाहोगे? क्या हम बातें करें उस बारे में? फंगजी स्माइल करते हुए कहता है, क्या उन सबने आपको वकील बनाकर भेजा है? क्या वो चाहते हैं कि मैं बताऊं क्या कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? वो मुझसे खुद क्यों नहीं पूछ लेते? वो सभी शादी की तैयारी करना अभी तक स्टार्ट नहीं किया, क्यों? क्या मैं पूछ जान सकता हूँ? फंगजी पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर तो तब मैं देता हूँ। फंगजी स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है चलिए तो बातें करते हैं। चुवेनिंग का वो उसके हाथ को पकड़ लेता है फंगजी और तब उसके हाथ को धीरे धीरे करेस करते हुए कहता है, काका इमेजिन करिए कि आपके पास एक अल्फा है, पता नहीं कहाँ से वो आ गया है, आप नहीं जानते, बट अचानक से आपको पता चलता है कि आपका एक अल्फा है जो आपसे बहुत प्यार करता है और आप उसे नफरत करते हैं। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि आपके दिल में फ़िलहाल के लिए उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी, पर धीरे धीरे जब आप उससे प्यार करते हैं तो वो किसी और से प्यार करता है, किसी और को पाना चाहता है, किसी और का होना चाहता है। तो आप क्या करेंगे? मैं छोड़ दूँगा उसे, उसकी हैप्पीनेस के पास उसे जाने दूँगा? मेरे पास तो ये भी ऑप्शन नहीं है। फंगजी काका इमेजिन करिए जो सिचुएशन, आपको तो सब पता है ना, बस अपनी आइज़ को बंद करिए, फील करिए, वो सभी बातें याद करिए जो मेरे साथ हुई थी। आप फील करिए, अपना टाइम लीजिए, आराम से अपने आप को मेरी जगह रख कर देखिए और तब बताइए कि मैंने क्या गलत किया। चुवेनिंग कहता है, फंगजी पर काका कुछ समझ नहीं आ रहा ना कि आखिर गलती किसकी है, किसको सज़ा देनी चाहिए और किसे सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो किसी की गलती नहीं थी। उन्होंने मुझसे प्यार किया पर मैंने नहीं किया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि प्यार ऐसे नहीं होता, ज़बरदस्ती का प्यार। और जब मुझे प्यार हुआ तो धोखा मैं बात ही नहीं करना चाहता। और अब मेरे पास तो मेरा अपना कहने के लिए कोई भी नहीं है जिन्हें मैं अपना कह सकता था। ऐसा एक भी रिश्ता नहीं है मेरा, होगा भी तो मुझे भरोसा नहीं हो रिश्तों पर। आपको पता है ना, मुझे हमेशा से सिर्फ प्यार चाहिए था। मुझे पैसों की, नाम की कोई परवाह नहीं है। मुझे कभी उन सब की वैल्यू ही नहीं है, ना ही मैंने कभी की, पर मैंने हमेशा प्यार की वैल्यू की है। मैंने हमेशा उन सबको अपना सब कुछ दिया, अपनी केयर, अपना प्यार, अपना टाइम, सब कुछ, पर मुझे बदले में दर्द मिला। इनमें उनकी गलती नहीं थी, पर मैं अपने दिल को नहीं समझाना पा रही, कि नहीं समझा पा रहा कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। क्या पता कि कोई और वेंचरिंग आए और फिर से उन सबको मुझसे वैसे ही दूर कर दे। जिससे मैं अपना अल्फा कह रहा हूँ वो फिर से किसी और के भावों में हो, किसी और को उसी तरीके से छू रहा हो, किसी और को अपने करीब कर रहा हो और मुझे नेगलेक्ट कर रहा हो। काका प्यार ऐसे नहीं होता, रिश्ते ऐसे नहीं चलते। और वैसे भी मैं नहीं जानता कि वो मुझसे प्यार करती हैं, तो उन्होंने अपने प्यार की ताकत को क्यों नहीं दिखाया। वो नाराज़ थे, गुस्सा थे, नफरत करते थे, मुझे नहीं पता, पर अब मेरे पास शादी करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आप ही बताइए ना, अंकल हमेशा कहते थे कि ओमेगा को एक अच्छे से टाइम के साथ, सही टाइम पे उसके अल्फा के साथ चले जाना चाहिए,
उसका अगर अल्फा ना हो उसके पास तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मेरे पास तो मेरा अल्फा भी है। हाँ, उसे मैं पसंद हूँ या नहीं मुझे नहीं पता, या उसे दया आती है मुझ पे, मुझे ये भी नहीं पता। क्या पता कि उसे दया आती हो मुझ पे और इसीलिए वो अपना प्यार लुटा रहा हो, क्योंकि शायद उसे लगता है कि मुझे प्यार की कमी थी। क्या पता ये भी रीज़न हो। पर आप सोच के देखिए, मेरे पास अपना कहने के लिए कोई रिश्ता नहीं है। मुझे अपने कहने का किसी को मन नहीं करता। अब मैं बस देखना चाहता हूँ, या जो चल रहा है उसे वैसे ही चलने देना चाहता हूँ। मैंने उनसे कहा था कि अगर वो मुझे टच ना करे, पर अगर वो शादी वाली रात करना चाहते तो मैं कभी नहीं रोकूँगा। वो मैं एक गुड ओमेगा बनूँगा, अपने अल्फा की हाँ में हाँ मिलाऊँगा और ना में ना। अगर वो दिन कहेंगे तो मैं रात को भी दिन कहने को तैयार हूँ। मैं एकदम गुड ओमेगा बनूँगा जिसका काम सिर्फ इतना रहेगा, उन्हें बेड पे सर्व करना, उनके बाद उनकी बेबी को कंज्यूम करना और फिर कंज्यूमेट करना और फिर बेबी को बर्थ देना, बच्चे को और उन्हें संभालना और फिर से उनके बेड पे आना, उनके बेड वार्मर बनना। बस यही तो ओमेगा करते हैं ना। और इससे ज़्यादा ओमेगा की कोई इज्जत नहीं होती, कोई नाम नहीं होता, कोई पहचान नहीं होती। और ये सच है ना। सोसाइटी यही एक्सेप्ट करती है और ये सही भी है। वैसे भी मेरी एज हो गई है और वैसे भी अंकल को अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं यहाँ रहूँगा तो। मैं अपने अल्फा के साथ रहूँगा तो वो भी खुश रहेंगे। पहले मेरा अल्फा मेरे साथ कुछ भी करे, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं रहेगा, वो तो मेरा अल्फा होगा ना। तो चाहे मुझे अंदर से जितनी मार डाले, उन्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनके लिए सोसाइटी मैटर करती है। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना। मैं बस इतना चाहता हूँ कि अब मैं वैसा ही बन के रहूँ जैसा लोग मुझे चाहते हैं बनते देखना। एक परफेक्ट ओमेगा जिसका काम सिर्फ अपने अल्फा को सर्व करना है, अपने बॉडी को उसके लिए दे देना है, उसे सबमिट कर देना है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेरी कोई इज्जत नहीं है, कोई भी नहीं। मेरे अल्फा जिसे चाहे उसे टच कर सकता है, पर जब मुझे कोई टच करता है तो मैं डरी हो जाता हूँ। ये स्ट्रेंज नहीं है क्या? ये स्ट्रेंज ही है, पर इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। दुनिया ऐसी ही है जिसका सच से बहुत दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। वो सभी नियम सिर्फ अल्फा के लिए, अल्फा को पावर देने के लिए, और वो सभी नियम ओमेगा के लिए जो उसे कमज़ोर करते हैं। मैं भी एक गुड ओमेगा बनूँगा और अपने अल्फा को सर्व करूँगा। मैं बस अब यही चाहता हूँ। मैं अब कुछ नहीं चाहता। मेरी सारी फीलिंग्स ऑलरेडी मर चुकी है। मैंने जब अपनी अल्फा को उसके साथ देखा था, वो आखिरी टाइम था जब मैंने अपनी उम्मीद को पटाख अपने पास रखा हुआ था, और उसके बाद वो टूट चुकी है। और अब मैं किसी से कुछ नहीं चाहता। अगर वो चाहेंगे तो मैं यहीं रहूँगा, वरना मैं उनके साथ कहीं भी जाने को तैयार हूँ। वैसे भी मेरा काम कुछ नहीं है, उनके लिए खाना बनाना और उनके बेड पर सर्व होना, बस यही मेरा काम है। मैं इसे करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। काका, अब मेरी जगह कभी खुद को मत रखिएगा। मोरिन ऐसा नहीं है, वो आपसे बहुत प्यार करता है। अगर आप उसे कहोगे कि उसे पूरी लाइफ टच मत करना तो वो नहीं करेगा। अगर आप ये भी नहीं चाहते तो वो नहीं करेगा। आपकी मैरिज को इतने दिन हो गए पर आपने अभी तक प्रेगनेंसी के लिए नहीं कहा, तो उसने अभी तक आपको प्रेग्नेंट नहीं किया, पर बल्कि उसने आपका साथ दिया, आपके हर डिसीजन को रिस्पेक्ट किया। मैं तो ये सोच भी नहीं सकती। क्या पता मैंने मना कर दिया तो वो फिर से किसी और ओमेगा के पास चले जाएंगे। रहने दीजिए काका, मेरे डिसीजन को छोड़ दीजिए। आप जाइए, आराम करिए और मेरी बातों को ज़्यादा मत सोचिए, ठीक है? फंगडे स्माइल करते हुए अपने काका के हाथ को छोड़ देता है और जो वेनिंग एकदम हैरान से वहाँ से एकदम पुतले की तरह उठता है और वहाँ से चुपचाप बाहर आ जाता है। बाहर आते ही मुरन उसे पकड़ लेता है और तब जो वेनिंग जिसकी आंखों में आंसू थे वो मुरन को हक करके बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। और तब मुरन कहता है
चुप चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, ठीक है? सब ठीक है। बंग जी सिर्फ नाराज़ इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा है, ठीक है? जो शांत हो जाओ।